उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए संघ ने भी काम शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने संघ प्रमुख से मुलाकात की थी। यूपी के लिए संघ की रणनीति क्या है वो आपको आगे बताऊंगा। यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की भी धूम दिख रही है। कुछ दिन पहले मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लगे थे जिसमें एकजुटता की बात थी। अब सीएम योगी के ऐसे ही पोस्टर दिल्ली से सटे दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर लगा दिए गए, जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। देखिए वो ये कैसे पोस्टर लग गए हैं नोएडा बॉर्डर पर भी। एक बार रिपोर्ट देखिए वहां से। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का संदेश जो है वो देश भर में अलग अलग मायनों के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ये पोस्टर हमने मुंबई के अंदर भी देखे हैं और फिलहाल ताजा तस्वीरें ऐसे पोस्टरों की दिल्ली नोएडा डीएनडी हाईवे से नजर आ रही है। आपको मैं साफ तौर पर तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। साफ तौर पर यह मैसेज आपने देखा। इधर यूपी में बीजेपी अपना गेम सेट कर रही है। उधर महाराष्ट्र में भी एनडीए के बीच जो फंसी हुई सीटें थीं उस पर सहमति बन गई है। जल्दी ही बची हुई सीटों का ऐलान हो जाएगा। फंसी हुई सीटों पर सहमति बनाने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से कहा है कि महायुति में कोई दल बागी खड़ा नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा कि ध्यान रखिए, कोई बागी खड़ा नहीं होना चाहिए, तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की स्थिति अभी यह है कि 182 सीटों पर फॉर्मूला तय हो गया है और उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बाकी बची 106 सीटों का ऐलान जल्द होगा। बीजेपी 99 सीटों पर उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित कर चुकी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अजीत पवार की पार्टी 38 सीटों पर ऐलान कर चुकी है अपने कैंडिडेट्स का। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट को 78 और अजीत पवार को 54 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी इन्होंने कह दिया कि 85 हमको मिल चुकी है, 15 जो बची है वो भी हमको दे दो। यूपी और महाराष्ट्र में कांग्रेस जो झेल रही है उससे न सिर्फ राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस टूटा है बल्कि राज्य कांग्रेस के नेताओं का भी मनोबल हिल गया। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस पिछली बार 115 सीट पर लड़ी थी, इस बार 85 सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर रही। वहां के नेताओं के सीने पर तो छुरियां चल रही होंगी और शरद पवार की एनसीपी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदे में। उनकी पार्टी टूट गई, सिर्फ 13 विधायक बचे और लड़ने के लिए मिल रहा है 85 सीट। सोचिए क्या हालत हो गई है आज कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी का खौफ तो है ही, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का जो गठबंधन है उसका भी खौफ कांग्रेस के अंदर बैठ गया। महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष लोकसभा चुनाव जैसा खेल करना चाहता है, लेकिन बीजेपी ने आरएसएस से फीडबैक लेकर पूरा खेल ही पलट दिया है। महाराष्ट्र में आरएसएस ठीक उसी तरह एक्टिव है जैसे हरियाणा में ग्राउंड पर काम कर रहा है। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ की तिकड़ी से महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो आरएसएस यहां पहले से ही एक्टिव था, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड लेवल पर तब से काम शुरू हो गया जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। तभी से आरएसएस ने ऐसे काम किए जिसने बीजेपी से दूर गए वोटर्स को जोड़ने का काम किया। आरएसएस ने खास तौर पर ऐसे इलाकों पर फोकस किया जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर थी। वहीं बीजेपी ने भी ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त काम किया। पार्टी ने मराठा और ओबीसी वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाई। इसके साथ ही ऐसी ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर दी जिसने नए वोटर्स को भी जोड़ने का काम किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र की लोकल पार्टियों को अपने साथ जोड़ने पर भी खास ध्यान दिया। बीजेपी ने वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रहार जनशक्ति, बहुजन विकास पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और स्वामीजी शेतकरी पार्टी को भी अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी में टकराव के बीच बीजेपी ने हरियाणा के जाट ओबीसी फॉर्मूले के तर्ज पर सीटों का बंटवारा किया और दोनों समुदायों के वोटरों को साधने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर एनसीबीसी ने 15 जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। इन सभी 15 जातियों की आबादी करीब 10 लाख है। महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का अध्यादेश भी लेकर आई, जिसे अगले सत्र में पेश किया जाएगा। यानी चुनावों से ठीक पहले महायुति सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर दी, जिसमें लड़की बहन योजना सबसे अहम है। इस योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने
की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र बालक भाऊ योजना के तहत 10 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत व्यवहारिक नौकरी का अनुभव दिया जाएगा, जबकि 5वीं से 7वीं क्लास में पढ़ने वाली विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप की योजना शुरू की गई। इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए मुंबई के 5 टोल नाकों पर टैक्स की छूट दे दी। संघ के सहयोग से ही बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया था। आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो भी माहौल था उसे शांत करने में जमीन पर बड़ी भूमिका निभाई थी। अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस एक्टिव हो गया है। संघ किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो भी आपको बताता हूं। संघ ने 60,000 से ज्यादा छोटी बैठकें करने का फैसला किया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रही हैं। राज्य के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टोलियां बना दी गई हैं। हर टोली 5 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ बैठक कर रही है। समाज के हर वर्ग के साथ बैठक में बात हो रही है। ओबीसी, एससी, एसटी समाज में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है और ओबीसी के 353 उपजातियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की 59 और एसटी की 25 उपजातियों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। 29 घुमंतू जातियों के लिए भी अलग से कार्यक्रम चल रहा है और बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन की बात नहीं करते। देश हित, हिंदुत्व, सुशासन और विकास के मुद्दों पर बात होती है। ग्राउंड पर इतने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट संघ की खासियत और इसका असर हरियाणा में ऑलरेडी पब्लिक देख चुकी है। अब महाराष्ट्र में भी संघ के उतरने का असर दिख रहा है। संघ अपनी तरफ से तो काम कर ही रहा है भाई, वो ग्राउंड पे काम करता है, जो फीलिंग है लोगों की सुनता है, उसके बाद बीजेपी को बताता है कि देखो भैया ये नीचे गड़बड़ चल रहा है, इसको ठीक करो। और बीजेपी की सरकार जो वहां पर है वो उसके हिसाब से योजनाएं लाती है, पब्लिक का गुस्सा शांत, फिर आता है वोट, फिर बनती है सरकार, फिर बोला जाता है ईवीएम हैक हो गया। संघ अपनी तरफ से तो काम कर रहा है, साथ ही बीजेपी को कुछ नसीहतें भी दी। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाए। मुंबई और विदर्भ इलाके में बीजेपी अंतर्कलह को रोके, चुनाव के दौरान भीतरघात न हो इसका ध्यान रखे। संघ की सलाह पर बीजेपी ने काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पूरी अहमियत दे रहे हैं। यही बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसका नतीजा पहले हरियाणा में दिखा और अब महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सीएम योगी की भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के पोस्टर मुंबई में लग गए थे। मोदी, सीएम योगी और संघ के फुल एक्टिव होने से इंडी गठबंधन की राह मुश्किल दिख रही। महाराष्ट्र में बीजेपी को जब से लोकसभा चुनाव में झटका मिला तब से उसने खूब होमवर्क किया और जो वर्ग उससे छिटक रहे थे उन सभी तक अपनी पहुंच बनाई। जैसे आप देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र में महार जाति के वोट बैंक के लिए खास प्लानिंग की। महार जाति दलित वर्ग में आती है और दलित आबादी का लगभग 50%। महाराष्ट्र में महार जाति का वोट कुल आबादी का 5.57% है। ज्यादातर महार जाति के लोग बौद्ध धर्म के हैं। यही वजह है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बौद्ध नेता किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी। पिछले महीने ही उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में 4 दिन का दौरा भी किया था। इस दौरे के दौरान वो महार बाहुल्य इलाकों में गए और बौद्ध मंदिरों में दर्शन किए। बीजेपी ने इसी के साथ देश भर के दूसरे दलित नेताओं की दलित बाहुल्य इलाकों में मीटिंग भी फिक्स की। अगर बीजेपी अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है तो महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी दलित वोट बैंक के दम पर ही अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में जीत पाई थी। यानी संघ, बीजेपी और आरएसएस मिलकर अब महाराष्ट्र में सियासी तूफान लाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं।